जिनको रोटेशन से डर नहीं लगता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको रोटेशन चैप्टर से डर नहीं लगता, वरना मैंने जितने भी देखे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिनको रोटेशन के बारे के फॉर्मूले काफी सारे आते हैं बट उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और आई होप इसमें शायद 5 सेशन हमें लगेंगे पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रोटेशन। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज हम क्या क्या करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते बच्चों, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन मोशन। बच्चों ध्यान रखो, जो अपना रोटेशन मोशन है ना, इसमें और ट्रांसलेशनल में काफी सारे यू कैन से कुछ सिमिलरिटीज है। फॉर एग्जाम्पल देखो, वहां पे हम क्या डिस्कस करते थे, वहां पे क्या होता था, वहां पे ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन होता था। ठीक है, तो उसके पैरामीटर क्या क्या होते थे, एक होता था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता था, मास, फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये सब होता है, बाकी कुछ भी होता हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मास को हम किससे, देखो ये किससे सिमिलर है, ये बच्चों इनर्शिया से। इनर्शिया क्या होता है सबको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन था, तो यहाँ पे बच्चों रोटेशनल में क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन, इसको आप बोल सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो हम ये सर्कुलर मोशन में कंप्लीट करने वाले हैं, पर आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो बच्चों, होता देखो क्या है, जो मोशन होता है वो 3 टाइप के मोशन होते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट क्या होता है, ट्रांसलेटरी, जिसमें क्या होता है बच्चों, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने उसको यहाँ पे रखा है, ऐसे आपने उसको यहाँ पे रखा, तो हुआ क्या कि वो यहां से चला, ठीक है, और यहाँ पहुंच गया। ठीक है, एक होता है बच्चों रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे ये आपको दिख रहा है, अब देखो ये पूरा जो टायर है इसके अराउंड घूम रहा है, तो पूरा टायर है ये इसके अराउंड क्या बच्चों, घूम रहा है। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर सर्कुलर मोशन और उसमें डिफरेंस क्या होता है, रोटेशन में और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या होता है। बच्चों ध्यान रखो, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कि पेंडुलम है, ऐसे घूम रही है, या फिर एक गाड़ी है, वो क्या कर रही है, क्या बोलते हैं, एक मतलब एक फॉर एग्जाम्पल मान लो, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो मान लो एक गाड़ी ऐसे है, ठीक है, ऐसे घूम रही है, एक टर्न ले रही है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है ना, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या मिलेगा, जो मास होगा ना वो एक जगह कंसंट्रेटेड होगा। लेकिन रोटेशनल में ऐसा नहीं होता। रोटेशन में बच्चों जो पॉइंट मासेस भी हो सकते हैं, आपको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो मास है ना, मास, उसका पूरे मास का आप क्या मान सकते हो कि एक ही क्या है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी है। बट रोटेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो, अब देखो एक छोटा एग्जाम्पल, चलो ठीक, देखो मान लो एक डिस्क है, ये बच्चों एक डिस्क है। Sorry, देखो मान लो ऐसे डिस्क है ये, रुको मैं थोड़ा पतला बना, देखो बच्चों ऐसे ना कोई डिस्क है, ऐसे कोई ऐसे डिस्क है, और मान लो अभी घूम रही है। हुआ क्या बच्चों, ये घूम रही है एक एक्सिस के अराउंड, ऐसे घूम रही है। अब बच्चों ध्यान से देखोगे ना, तो सोचो अगर मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, और यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल, बच्चों ये सब देखो, सब एक एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, बट सबकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी। सबकी क्या होगी बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी। सॉरी, नॉट एंगुलर, ओनली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपको याद हो, अगर मान लो आपको इसकी वेलोसिटी निकाली है, इस पॉइंट की, ये v1 है, ये मान लो v2 है, और ये मान लो v3 है, तो v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है ना। सो r1 ओमेगा v1, v2 क्या हो जाएगा, r2 ओमेगा, और v3 क्या हो जाएगा बच्चों, r3 ओमेगा। ये बात किस किस को समझ आ रही है जो आपको बोल रहा हूं मैं।
समझ बच्चों, सर्कुलर मोशन में हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है, वो पूरा क्या कर रहा है, अपना एक पॉइंट के अराउंड वो कर रहा है, बट यहाँ पे पूरा मास हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वो जो दो तीन टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशन, एक रोटेशन, थर्ड होता है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों, जो रोटेशन भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है, उसको और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज रोटेशन? सो द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ body is said to be in rotation if every point of the body moves in circle about a common fixed line that is called axis passing through the body. ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा एग्जांपल, जैसे मान लो ये देखो आप, ये जो रोड है, ये रोड इस पॉइंट के अराउंड क्या कर रही है बच्चों, रोटेट कर रही है। तो क्या कर रही है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, इसमें जितने भी पॉइंट मासेस हैं, सब के सब क्या कर रहे हैं बच्चों, इसी एक्सिस के अराउंड क्या कर रहे हैं बच्चों, रोटेट कर रहे हैं। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें देखो हमारे जो एंगुलर पैरामीटर, जैसे कि मान लो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या फिर ओमेगा है, या फिर अल्फा है, बच्चों सारे सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसके लिए? मान लो जैसे आर सेम फॉर S1 एंड S2, दिख रहा है आप सबको? अब देखो, अगर मान लो ये 90 डिग्री एंगल है, तो बच्चों 90 डिग्री पे इसके लिए भी तो है ये साथ में, समझ लो। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर, आ गई। चलो मैं आपको दो तीन चीजें और आपको बताता हूँ, आके आप आगे पढ़ भी लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, थीटा है, उसमें रोटेशन में सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या सेम होता है? कैसे है, दोबारा बताना। अच्छा देखो, सेम ऐसे है, ये एंगुलर जो एंगुलर पैरामीटर होते हैं ना, सारे सेम होंगे हर पॉइंट के लिए। फॉर एग्जांपल अब देखो, ये पॉइंट है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मतलब जितने भी पॉइंट्स है, सबने सेम एंगल तो रोटेट किया है, तभी तो आप इस साथ यहाँ पे बोलते सब। अब आप सोच के देखो ना, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ही, देखो अब सोच के देखो, ये अगर 90 डिग्री है, तो ये जो 90 डिग्री बच्चों, इसके लिए भी तो है ना साथ में, दोनों के लिए सेम नहीं हो गया थीटा एंगल? सर पर ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है, इससे कोई बेटा फर्क नहीं बड़ा पड़ेगा। सर्कल, अच्छा एक चीज बताओ, जो एंगल आप देखते हो, बड़ा सर्कल के देखते हो, या फिर एंगल जो इनिशियल और फाइनल के बीच में देखते हो आप? भाई इनिशियल। आपको भाई ये देखना कि एंगल कितना बना है, एंगल आप इससे थोड़ा मेजर करते हो ये कितना बड़ा है, आप ये मेजर करते हो कि ये एंगल कितना है, बस। अभी ये तो और बड़ा कर दो। एक चीज बताओ, जब आपने ऐसे बड़ा किया, ये देखो, ये इसी का पार्ट तो है, और बड़ा कर दो, बट एंगल क्या है, सबके लिए सेम तो होगा एंगल, देखो सेम नहीं होगा एंगल। यस सर, यस सर। ठीक है, तो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन सारे के सारे इक्वल होते हैं रोटेशन मोशन में। ठीक है, तो बच्चों थीटा क्या होता है, थीटा सिमिलर होता है डिस्प्लेसमेंट के, ओमेगा सिमिलर होता है बच्चों वेलोसिटी के, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन किसके होता है, सिमिलर एक्सेलरेशन के। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये ट्रांसलेशन के लिए, और ये बच्चों रोटेशन के लिए। ठीक है, चलो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज और बोल सकते हो कि जो ट्रांसलेशन में हम मास के बारे में बात करते हैं, मास, यहाँ पे हम बच्चों बात करेंगे इनर्शिया। क्या बात करेंगे बच्चों, हम इनर्शिया। ठीक है, याद करो एक टॉपिक हमने पढ़ा था बिल्कुल उसमें, न्यूटन लॉ में, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, the natural tendency of an object is to remain in its natural state of motion. वो क्या होती थी, या तो रेस्ट या फिर या मोशन। मोशन, वो हमेशा उसमें रहने की कोशिश करती है। बट अब हमने देखा कि अगर कोशिश करती है, तो एक जो ट्रेन है, एक ट्रेन खड़ी है, उसको भाई एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज सॉरी फर्स्ट लॉ, व्हेन वी अप्लाई any external force on any object and it will start moving, or we can say we can change its state of motion. बट हमने ट्रेन पे अगर हम धक्का लगाएंगे, तो उसकी स्टेट तो चेंज नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ तो है जो उस स्टेट को भी मेजर करता है। सो बेसिकली इट्स अ रिजिडनेस। ओके, सो दैट इज मेजर्ड बाय इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
Okay, it's a property of an object, okay, according to which every object try to resist a change in its state of motion. अब जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, तो बच्चों वो उतना ही ज्यादा खुद को रेसिस्ट करेगा चेंज होने के लिए। छोटा सा मास है, उसका जोर तो चलेगा नहीं ना भाई। एक चीज हो, एक छोटा सा मास है, आपने इसको ऐसे धक्का मारा, एक बड़ा सा मास है, आप इसको धक्का मारोगे तो ये ज्यादा रेसिस्ट करेगा। सो मोर मास मीन्स मोर इनर्शिया। ठीक है बच्चों, यहां तक किस किस को समझ आया बच्चों, ये बताओ मुझे जल्दी से। बच्चों इसमें कोई डाउट है क्या यहाँ तक किसी को कोई? नो सर। पक्का आगे चले? ठीक है, अब देखो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर कैसे करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको याद हो ना, अगर आपको याद हो शुरू में हम जो मास के बारे में बात करते हैं, हमने वहां पे कोई बात नहीं की, हमने मास तो बोला मान लिया, लेकिन जो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो ओके, सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसका मास है मान लो m, उसका मास m है, ठीक है, और वो किसी पॉइंट के अराउंड बच्चों रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस r है यहाँ से। ओके, सो नाउ सो बेसिकली इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो ये जो मास घूम रहा है, ठीक है, ये जो मास घूम रहा है और इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, इससे डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब होता क्या है, इसको हमने अलग से बात क्यों की बच्चों, याद करो ना, मास क्या करता है सॉरी बच्चों, एम क्या करता है, सो मास रेसिस्ट चेंज इन स्टेट ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन बच्चों हमारा जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या करेगा, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया resist change in state during rotational motion। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई भाई? देखो, अगर ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में कुछ डिफरेंस है तो उसके जो पैरामीटर्स है वो भी डिफरेंट होंगे ना। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? यस। ठीक है, अब देखो बात ये करते हैं कि अब देखो, अगर मान लो, अब इसको हम समझेंगे कैसे, आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, आपने इतना बड़ा मास ले लिया, ठीक है, चलो आप एक काम करते हैं, छोटा मास लेते हो, आपने छोटा सा मान लिया, मास लिया, ठीक है, अब सोच के देखो एक ना बहुत ही लंबी, मान लो कि 1 किलोमीटर रेडियस की आपने रस्सी बांधी उससे, अब आपको उसको घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ठीक है, आपने छोटा सा मास लिया लेकिन उसको घुमाना है 1 किलोमीटर लंबी। एक छोटी सी रस्सी है, इतनी सी रस्सी है, उसको बांधे आपने ऐसे घुमाना है। बच्चों कौन सा आप आराम से घुमा पाओगे, कौन से वाला? छोटी रस्सी। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे आप ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है, और उसको घुमाने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका रेडियस बहुत ज्यादा है। तो बच्चों हम ऐसे समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। सो बच्चों देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय दिस इक्वेशन दैट इज mr स्क्वायर वेयर m इज द मास ऑफ द रोटेशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड r क्या होता है बच्चों, सो r इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे बच्चों, AOR,
वेट, ठीक है बच्चों। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? अब मान लो एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो छोटा एग्जांपल देखो बच्चों, मान लो कि एक एक्सिस रोटेशन है, उसके अराउंड 3-4 मासेस है, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे क्या कर रहे हैं बच्चों, अपना रोटेट कर रहे हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? ये अपना हो गया कि अगर हम सबका अगर एक सिस्टम मान ले तो उस सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों यहाँ तक? आगे चलेगा? यस चलिए आगे चलते हैं फिर। देखो ये हो गया बच्चों किसका, हमारे जब हमारे पॉइंट मासेस है या फिर डिस्क्रीट मास सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम। ठीक है, चलो बच्चों अब देखो, देखो ये आपको फिर वो हमने बता दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम बात कर रहे थे, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है बच्चों, मास पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली। ठीक है, ये सब चीजें आगे वैसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करें तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय एम हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बच्चों एक नई चीज आएगी। यहाँ पे जैसे हम फोर्स के बारे में बहुत बात करते थे ना, तो बच्चों यहाँ पे एक टर्म आएगी टॉर्क। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं टॉर्क। क्या हो गया आगे बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो क्या। सो क्वेश्चन इज फाइंड द एमओआई मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a system of two particles having the same mass small m separated by a distance small d about the center O। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो दोनों मास हमें क्या निकालना, हमें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। क्या हो जाएगा, सो m1 r1 स्क्वायर ऑप्शन प्लस, ए। ओके ऑप्शन ए आ गया m2 सॉरी m2 r2 स्क्वायर। तो बच्चों m1 कितना है, अपना मास m है, डिस्टेंस कितना है दोनों का, d/2 का होल स्क्वायर। मास दोनों का सेम है ना, उसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा m d²/2। ठीक है, आंसर इज ए। ठीक है बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद खुद से करना। क्वेश्चन देखो क्या, सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग masses m1 and m2 separated by a distance d about the center of mass। about the center of mass, ये क्वेश्चन आप खुद निकालना। ठीक है, चलो सर इसमें, अच्छा हाँ जी बोलो बोलो बोलो। इसमें M1 और M2 दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया या इनका सेंटर ऑफ मास से दिया? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, दो मासेस दे रखे हैं यहाँ पे, ये अपना m1 है और ये अपना मान लो m2 है। ठीक है, हमें निकालना है एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने डी, ये जो डी डिस्टेंस है ना बच्चों, इनके बीच का डिस्टेंस है ये। ऐसे एक मिनट रुको, ऐसे मान लो ये डिस्टेंस कितना है, डी दे रखा है। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्या बच्चों। क्वेश्चन इज 4 point masses are placed on the vertices of a square of side A. Find the moment of inertia of the system about A perpendicular, okay, A
परपेंडिकुलर आर्म एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। चलो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व करो। हमें क्या करना है, एक बच्चों अपने को स्क्वायर रखा है, ठीक है, एंड वी हैव प्लेस्ड 4 masses एट द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन है इट्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर, सो वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। फाइंड करो बच्चों, कैसे आएगा जल्दी से बताओ। सर मतलब ये रोटेट कहाँ से कर रहे हैं? बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास कर रही है, लेट मी शो यू। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना बच्चों, वो यहाँ से पास कर रही है, यहाँ से एक मास से। सर बी आंसर इज बी। ओके चेक करते हैं, देखो तो बच्चों कैसे करेंगे देखो। सो लेट मी राइट अगेन, या सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर यस सर प्लस बी आ रहा m4 r4 स्क्वायर। देखो बच्चों, मान लो मैं लिख देता हूँ, इट्स 1, इट्स 2, इट्स 3, इट्स 4, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम, ओके, अबाउट ए एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब देखो बच्चों, एक्सिस दो टाइप से पास हो सकती है, एक तो ऐसे पास भी हो सकती है, ऐसे पास भी हो सकती है, एक सॉरी ऐसे पास भी हो सकती है, और एक बच्चों ऐसे सीधी ऐसे अंदर से पास भी हो सकती है, यहाँ से ऐसे पास भी हो सकती है। तो बच्चों हमें वो बतानी जो परपेंडिकुलर, जो ऐसे पास हो रही है, यहाँ से ऐसे पास हो रही है अंदर, ठीक है। तो बच्चों तो क्या हो गया, जो एक मास तो क्या कर रहा है, एक मास तो बच्चों एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसकी वजह से कुछ होगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, 0। दूसरा मास कितना है, कैपिटल एम, इसका डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर। ये मास कितना है, कैपिटल एम। अब इस एक्सिस से इसका बच्चों डिस्टेंस कितना है, a√2 लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो क्या जाएगा 2, सॉरी वेट a√2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा फिर m a स्क्वायर। सो आंसर विल बी कितना आ जाएगा, 4m a स्क्वायर। आंसर इज बी। किस किस को समझ आया बच्चों क्वेश्चन ये? यस सर। किसी को कोड आउट इस क्वेश्चन में? आ गया सर। ठीक है चलो आगे चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो आप। So question is, if 4 point masses are placed on the vertices of a square of side A, find the moment of inertia about one side of the square। जो आपको शो करके इन्होंने अब ऑप्शन ये ए। पता कर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ये आप सीधा सीधा कर सकते हो। आंसर इज ए। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, इस बार दो मासेस क्या है बच्चों, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो ए ओ आर पे ही लाई कर रहे हैं, तो उनकी वजह से कुछ होगा ही नहीं। और हमें बच्चों याद रखना, हमें we need perpendicular distance of mass from the axis of rotation। समझ रहे हो? अगर मान लो कि कोई अगर मास यहाँ पे ऐसे दे रखा है ना, तो हमें ये अगर मान लो ये डिस्टेंस दे रखा है, मान लो ये कुछ एल है, तो बच्चों हमें ये डिस्टेंस चाहिए हमें। तो ये बात किस किस को समझ आई? यस सर आ गई। नाउ आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अभी तक हमने जो भी किया है वो बच्चों क्या है, डिस्क्रीट के लिए। अब बात करते हैं बच्चों कंटिन्यूअस मास सिस्टम। क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। याद करो, हमने जस्ट अभी एक नई चीज पढ़ी थी यहाँ पे, किसमें पढ़ा था हमने ये अभी, उसमें क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ा था हमने अभी, मैं टॉपिक मैं भूल रहा हूँ। ओके कोई बात नहीं, चलो मैं याद कर लूंगा बाद में। अभी हमने कुछ पढ़ा था ना कंटिन्यूअस मास सिस्टम का, कुछ हमने क्या पढ़ा था, यस सेंट्रो मास पढ़ा था हमने, सेंट्रो मास। तो बच्चों याद करो, देखो मान लो कि बहुत सारे एक कंटिन्यूअस मास है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मास है, बहुत सारे, ठीक है।
अब बच्चों मान लो कि एक मास dm1 है, एक m2 एक m3 है। तो बच्चों अगर मान लो मैं I1 निकालो वो क्या हो जाएगा, dm1 into r1 स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, dm2 into r2 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, सो dm3 r3 स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। अगर मुझे निकालना टोटल इनर्शिया इस सिस्टम का, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, एंड सो ऑन dm1। बच्चों ऐसे हो जाएगा ना जो लिख रहा हूं मैं, सबको समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूँ? यस ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स समेशन ऑफ dmi into ri। मान लो बच्चों जो इनफाइनाइट मास है, इनफाइनाइट मास फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ small masses, so we can say I will be integration of dm r square। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन बच्चों क्या है, हमें क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? भाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे बच्चों r क्या है, सो लेट मी राइट अगेन। सो बच्चों r क्या है, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास dm फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सब क्लियर है ना? आगे चले, यस सर क्लियर। चले ओके। इसके छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या, सो क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L about its center of mass। ठीक है, ओके। नोट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, जो एक्सिस दे रखी है ना, एक मिनट बच्चों ये सेंटेंस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वेट वेट। ओ अबाउट, अबाउट एक्सिस शॉर्ट। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। देखो पहली बात ये है कि कंटिन्यूस मास सिस्टम है, सो हम लिखते से लिख सकते हैं, सो आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है, कौन सा डीएम? अच्छा हमें नहीं पता कौन सा डीएम, एक काम करते हैं डीएम मान लेते हैं, फिर ये हमारे को डीएम है, छोटा सा मास। और बच्चों इसका हमने डिस्टेंस यहाँ से मान लिया, कितना डिस्टेंस बच्चों यहाँ से हो गया अपने ये आर डिस्टेंस मान लो, ठीक है, आर डिस्टेंस। अब बात यह है कि चलो डीएम तो मान लिया, बट इसका मास है कितना? याद करो बच्चों, अगर टोटल लेंथ एल है उसका मास कितना है, एम। अगर वन लेंथ हो जाएगी तो मास कितना हो जाएगा, एम बाय एल। तो बच्चों अगर छोटी सी लेंथ को डी आर लेंथ है, उसका मास कितना हो जाएगा, एम बाय एल इंटू क्या हो जाएगा, डी आर। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? ये क्या होगा, डीएम की वैल्यू, बस पुट कर दो यहाँ पे। आई विल बी, डीएम कितना है, एम बाय एल डी आर इंटू आर स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी बच्चों, फ्रॉम जीरो टू कैपिटल एल। सो एम बाय एल कॉन्स्टेंट है, अंदर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम जीरो टू एल, दैट इज एम बाय एल आर क्यूब डिवाइड बाय 3 फ्रॉम जीरो टू एल।
एक मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम 0 टू कैपिटल एल, यानी कि m/l into L3/3. So finally m/L²/3. Answer will be A. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, ये वाली बात? Yes, sir. आगे एकदम clear. आगे सबको समझ में? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों यहाँ तक? तो क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, अब मुझे चीज बताओ, चलो ये हमने क्या किया, हमने ये एक ऐसी एक्सिस है जो इसके एक एंड से पास कर रही है। बच्चों अगर इसके हम सेंटर ऑफ मास की बात करते तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, चलो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं अलग से बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें एक ऐसी एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, लेट मी शो यू। मान लो अपनी जो रॉड है ऐसे रॉड है एंड वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यहां से पास कर रही है। सेम वही है, कैपिटल एम है और मास एल एन एल है। तो बच्चों देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही रहेगा। सो आई विल बी, लिमिट चेंज हो जाएगी। सो m/l r³/3, लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों? -l/2 टू l/2। तो क्या हो जाएगा? m/l, ये कितना हो जाएगा? l³/8 यानी कि 24 प्लस l³/24। सो फाइनली I will be equal to m/l²/12। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? अगर बच्चों आप निकालोगे ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, इसका आंसर ये आएगा ml²/12। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आगे से ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई पूछे सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, देन यू हैव टू गिव आंसर ml²/12। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? No doubt, sir. ठीक है, स्नेहा के अलावा बाकी सबको किसी को डाउट है क्या? कौन कौन कनेक्टेड आज? खुशी, मानसी, नीतिका, प्रीति, प्रियंका, रेणुका, स्नेहा, तनु, वर्षा, ओके एक और वर्षा एंड स्नेहा। चलो बच्चों किसी को डाउट नहीं है क्या कोई भी? है इतने बच्चों में किसी को डाउट नहीं है? ये तो कैसे में हो सकता है? या तो सबको समझ आ रहा है या फिर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ बच्चों कोई भी डाउट अगर नहीं होता ना तो दो केस हो सकते हैं वहां पे। तो बताओ फिर, सबको समझ आ रहा है इसका मतलब? यस सर। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो, मैं तो आप कैसे मजे लेते हैं तो बीच में, अच्छी बात है अगर आपको सबको समझ आ रहा है। मेरा यही फंडा, मैं यही ट्राई करता हूँ कि आप हर चीज को समझो। ठीक है, ओके बच्चों, जहां पे आपको ये लगे ना कि सर थ्योरेटिकल हो रहा है, मतलब इसको हम रिलेट नहीं कर पा रहे, मतलब एक्चुअली हो क्या रहा होगा, वही पूछ लेना बेटा प्लीज। ऐसा होता है ना कि सर आप तो सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हो, मतलब मैं रिलेट नहीं कर पा रही कि फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखो, अब यहाँ पे हमारे पास दो रिजल्ट है। एक तो रिजल्ट ये वाला, एक तो ये वाला, और एक ये वाला। तो आगे हम कुछ थ्योरम पढ़ने वाले हैं। उन थ्योरम्स का बच्चों आप यूज करके ना, ये जो रिजल्ट है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है? जैसे सेंटर ऑफ मास का आपको पता होना, जैसे मान लो एक ही जैसे ही हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। बच्चों ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, अगर आप इनको जितना जल्दी याद रखो ना उतना अच्छा है। सो रिंग का क्या होता है बच्चों? mr² होता है बच्चों, mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे होता है आप सोच के देखो ना, जितनी भी मास बच्चों, सारे के सारे मास क्या है? अगर जो डीएम आप लोगे, भाई डीएम क्या बोलता है अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोलता है? सो आई इज इक्वल टू डीएम r² बोलता है ना, यही है ना अपना कंटिन्यूस मास सिस्टम। तो बच्चे तो अगर आप जितने डीएम लोगे सबका डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
कैपिटल आर स्क्वायर। और डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, टोटल मास आ गया ना अपना, आई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई ऑफ रिंग कितना, एम आर स्क्वायर, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड डिस्क, हम डिस्क का पता कर सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान रखना, मुझे एक चीज बताओ, आप सोच के बताओ, एक तो डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है, ठीक है, एक है सॉरी हाँ डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है, और एक बच्चा रिंग है, रिंग जिसका मास क्या है कैपिटल एम है, और दोनों का रेडियस इक्वल है। तो आप बताओ किसको घुमाना आसान होगा और किसको घुमाना मुश्किल होगा। मेरा क्वेश्चन किस किस को समझ आया। एक तो डिस्क है उसका मास भी कैपिटल एम है, एक रिंग है उसका मास भी कैपिटल एम है, दोनों का रेडियस भी सेम है। तो बच्चों किसको घुमाना मुश्किल होगा, क्या लगता है आपको। डिस्क को। क्यों बच्चा, मुझे सोच के देखो, अगर दोनों का मास अगर सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा मास होगा। यस सर, यस सर। किस किस को मेरी बात समझ आई भाई। आपको मैं ये बोल दूं, क्या बोलूं आपको मैं, मेरे पास एग्जाम्पल क्या पड़ा यहाँ पे, चलो मान लो ये है, ठीक मान लो ये, अगर मैं आपको ये बोल दूं बच्चों कि इन दोनों का मास इक्वल है, इन दोनों का मास इक्वल है, तो क्या हो सकता है, क्या केस हो सकता है, दोनों साइड भी ठीक ठीक लग रहे हैं, इसमें क्या हो सकता है कि चलो ठीक है, इसमें बच्चों मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें क्या होगा बच्चों, मास क्या होगा, ये बीच में से होलो मिलेगा, बीच में से खाली मिलेगा, और मास बच्चों बाहर होगा। तो यहाँ पे सेम केस है भाई, जो डिस्क है उसका मास भी कैपिटल एम है, और जो रिंग है उसका मास भी कैपिटल एम है। भाई रिंग क्या है, बीच में से खाली होती है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारा मास इकट्ठा हो गया जो कि सेंटर ऑफ, जो कि एक्स ऑफ रोटेशन से दूर है। बच्चों रिंग को घुमाना मुश्किल होगा, इसलिए ये आपको वो फंडे बता रहा हूँ जिनसे आप चीजें याद रख पाओगे लॉजिकली। तो बच्चों अगर एक चीज बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रिंग का एम आर स्क्वायर है, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे कम होगा ज्यादा होगा। तो ये रिंग घुमानी मुश्किल है, अब आप बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, रिंग का या फिर डिस्क का। बोलो बोलो बच्चे, मैंने आपको अभी तो बोला भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या, उसको घुमाना मुश्किल है। आप इसको ऐसे याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई, जिसका ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको घुमाना मुश्किल है किसी एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट आपने इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। अगर रिंग को घुमाना मुश्किल है, तो बच्चों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो आपको उसको सीधा सीधा याद भी रख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है, उससे कम होता है। कम कितना होगा, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट तो आएगा, क्या आएगा। अबाउट सेंटर ऑफ मास, किस किस को समझ आया बच्चों ये। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। देखो ड्राइव देखिए कैसे करेंगे, मान लो डिस्क है, ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, एक छोटी सी ना रिंग मान लो, छोटी सी रिंग, ठीक है बच्चों। अगर मैं, छोटी सी रिंग है, पतली सी रिंग है, अगर इसका मुझे छोटा सा वो निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डीएम आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान लो रेडियस आर है, ठीक है बच्चों। एक चीज बताओ, जो इसका टोटल मास है, इसका एरिया जब पाई आर स्क्वायर था तो मास कैपिटल एम। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने इधर रॉड की हम क्या बात करते हैं, लेंथ पे इतना मास था भाई, टोटल लेंथ एल है तो उसका मास कैपिटल एम है। बच्चों ये डिस्क है, एरिया में इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या बोलो, इसका एरिया कितना होता है डिस्क का, पाई स्क्वायर होता है, तो कितना मास होगा एम। अगर 1 होगा तो मास कितना हो जाएगा, एम बाय पाई आर स्क्वायर।
आया सबको समझ में? ठीक है, अब बच्चों हमने जो रिंग मानी है, एक मिनट आपको शो कर देता हूँ, मैं इसको ढंग से बना दूँ। हमने एक छोटी सी रिंग मानी, पतली सी, ठीक है, ये कितने बच्चों आर रेडियस है और इसकी जो डी आर मोटाई है, ठीक है, ओके। तो बच्चों इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा इस रिंग का 2 पाई आर इंटू डी आर। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? 2 पाई आर क्या है? उसके सरकमफ्रेंस है और पतली सी उसकी मोटाई है, कितनी डी आर मोटाई है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा फिर? एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर दैट इज इक्वल टू डीएम। तो बच्चों डीएम की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज पाई से पाई कैंसिल हो गया, बस लिखो यहाँ पे 2m बाय आर स्क्वायर आर डी आर, बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या हो जाएगा अपना? देखो बच्चों डीएम कितने, डीएम की वैल्यू कितनी है? 2m बाय आर स्क्वायर आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, क्या है 2m बाय आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? R4 divided by 4 from 0 to capital R. Answer will be mr square by 2. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको सिर्फ ड्राइव्ड वैल्यू याद रखनी है mr स्क्वायर। कैसे याद रखनी है आपको बता दिया मैंने। भाई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है कंपेयर टू डिस्क ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो। बच्चों को डाउट है क्या यहाँ तक? आगे चले, ठीक है, चलो आगे चलते। तो बच्चों कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपने जो थी ना लेंथ, जो रोड थी, रोड का कितना था? ml स्क्वायर बाय 12 अबाउट सेंटर मास। बच्चों जो स्टैंडर्ड है ना वो सारे सेंटर मास के अबाउट है, सेंटर मास, ठीक है। कितना था? mr स्क्वायर। डिस्क का कितना होगा भाई? रिंग तो कम होगा, mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। आगे चले आप। चलो बच्चों अब देखो, कई बार है ना, जैसे हमसे पूछ लेते, मैं एक छोटा एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एक छोटा एग्जाम्पल, देखो मान लो एक रॉड है, हमें बच्चों हमें निकालना है इसके अबाउट, हमें पता है, ठीक है। अगर मान लो हमें बच्चों अगर इसके अबाउट निकालना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो इसके अबाउट निकालना हो, या फिर हमें, मैं एक और बना देता हूँ, ऐसे निकालो, चलो कोई ना, ठीक है। एक मान लो चलो रिंग है, मैं रिंग की बात करता हूँ, ठीक है बच्चों, ऐसे मान लो रिंग है, ठीक है। और हमें बच्चों हमें इसका पता है, हमें पता है कि इसके अराउंड है, लेकिन बच्चों अगर मान लो हमें इसके अराउंड निकालना हो तो, ठीक है। हमारी जो एक्सिस है बच्चों, हमारी जो एक्सिस है, मान लो कि हमें इसके अराउंड निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई ऐसे भी घूम सकते हैं ना। देखो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल कैसे लूं? हाँ देखो मान लो चलो ये मोबाइल फोन अपने पास, ठीक है, ये ऐसे से घूम रहा है, ये बच्चों ऐसे से घूम रहा है, ठीक है। ये एक्सिस है, ये मेरी जो मेरी फिंगर है ना ऐसे, ये मेरी फिंगर जो है ये एक्सिस है, उसके अबाउट घूम रहा है, उसके अबाउट घूम रहा है। बच्चों ऐसे भी घूम सकता है ना भाई, ऐसे भी घूम सकता है, ये पूरा का पूरा ऐसे, पूरा ऐसे घूम सकता है ना। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? बच्चों बात किस किस को समझ आई जो मैंने अभी आपको बोला? यस सर। यस ठीक सर, है, पूरा पूरा ऐसे घूम सकता ना पूरा। भाई एक तो पहले ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, चलो ऐसे हाफ इधर हाफ इधर, ऐसे भी घूम सकता है पूरा। उसके कैसे करेंगे? तो वो तो कुछ दो थ्योरम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है, बहुत इंटरेस्टिंग।
आपको देखो हमें डेरिवेशन नहीं करना, आपको सीधा सीधा रिजल्ट याद रखना है, और इतनी अमेजिंग है ना, आप बोलोगे भाई क्या बात है, बहुत ही सिंपल सी है। फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, नाम खुद इसका चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, क्या करना होता है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना इसमें एक फॉर्मूला है। क्या, अगर हमें किसी, देखो बच्चों और ये ना ध्यान रखना किस किस के लिए अप्लीकेबल है, 1D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, बच्चों सबके लिए अप्लीकेबल है ये, सबके लिए। इसमें होता क्या है, देखो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है उसके सेंटर के अबाउट, जैसे मान लो कि एक एक्सिस आपको दिख रही है वाली एक्सिस, इसमें से पास कर रही है, और हमें सिमिलरली एक दूसरी एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना बच्चों, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि सेंटर ऑफ एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहे ना उसके पैरेलल है। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस जो उसका मास है टोटल डी। डी क्या बच्चों, it's a perpendicular distance between both the axes, axis passing through center of mass and axis जिसमें भी निकालना है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। और रही बात बच्चों डी की, बच्चों अगर दोनों एक्सिस पैरेलल है तो बच्चों उनके बीच में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकलेगा। ये बात किस किस को समझ आई? चलो इसका मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। याद करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक रॉड थी, ठीक है, वो क्या कर रही थी बच्चों, इसके अबाउट हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है, क्या इसका क्या रिजल्ट था, इट वाज m L²/12, ये था ना। अब बच्चों क्या करनी है, हमें हमें यह निकालनी है, मान लो ये ए बी है, ए बी एक्सिस मान लो, निकालो। सो आई ए बी इट विल बी इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये कितना है बच्चों, m L²/12 था, ये कितना है L/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करो ना, आपको फाइनल क्या मिलेगा, आपको मिलेगा m²/3 मिलेगा बच्चों, जो कि हमने अभी निकाला था। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों यहाँ तक? ये क्या बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये किस किस के लिए, अपनी 1D ऑब्जेक्ट के लिए, 2D ऑब्जेक्ट के लिए, 3D ऑब्जेक्ट के लिए, सबके लिए। लेकिन कौन सी एक्सिस, एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जो पास कर रही है बच्चों, उसके पैरेलल है। यहाँ तक बच्चों किस किस को समझ आ गया? या तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो। ओके, सो कुछ की पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज, 1D 2D 3D और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट मस्ट बी अप्लाइड बिटवीन पैरेलल एक्सिस ओनली। थर्ड, वन अमंग टू पैरेलल एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। बच्चों हमें दोनों में से एक तो ऐसी एक्सिस चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स है। सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो बच्चों तो क्या होता है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे है, ओके, ऐसे है। ये सिर्फ बच्चों 2D के लिए, ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स, ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। इसमें देखो क्या होता है बच्चों, मान लो ये एक एक्सिस है x और ये एक्सिस है y, ये दोनों बच्चों उसमें अपना ऑब्जेक्ट के पैरेलल है। मतलब क्या, जैसे देखो एक एक्स ऐसे है, देखो एक एक्स एक्सिस ऐसे, ठीक है, और एक वाई एक्सिस ऐसे बच्चों, मतलब समझ रहे हो, इसमें से पास कर रही है ऐसे, इसी ऑब्जेक्ट से पास कर रही है। एक्स एक्सिस ये, सॉरी वाई एक्सिस ये वाली ऐसे, और ये एक्स एक्सिस। अगर बच्चों को तीसरी एक्सिस है जेड एक्सिस, जो ऐसे परपेंडिकुलर पास कर रही है, दोनों उससे,
जहां से दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम निकालें यहाँ पे, आई नीड टू फाइंड आई जेड, मुझे इस एक्सिस के अबाउट क्या चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसकी वैल्यू होती है आई एक्स प्लस आई वाई। ये बात किस किस को समझ आई? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे, इसका हम क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो ऐसे, देखो मान लो, ठीक है, यहाँ पे दो एक्सिस है। एक एक्सिस ऐसे है जो ऐसे एक्स पास कर रही है, और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, ध्यान रखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मान लो कि एक थर्ड एक्सिस है, ये वाली, ये मेरी तरफ आ रही है, ये मेरी तरफ आ रही है, जेड जेड, ये अपनी एक्स थी, ये अपनी वाई थी। ठीक है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड, इट विल बी आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक, सो इट इज वैलिड ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3D ऑब्जेक्ट, हम भी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट मस्ट बी अप्लाइड फॉर three mutually perpendicular axes, and one axis must be perpendicular to plane of the body। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, रोड वाला हम कर चुके हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन इज फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर। इसका देखो मतलब क्या है। ऑप्शन है बी सी एंड डी। बच्चों अगर आपको याद हो, अगर आपको बच्चों याद हो, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, जल्दी से बताओ। क्या होता था बच्चों? एम आर स्क्वायर बाय 2 होता था। ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, वेट वेट, नॉट सेंटर ऑफ मास, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एक्सिस कौन सी है, तो यही तो है, वो ऐसे जो पास कर रही है, उसके अबाउट कितना था, एम आर स्क्वायर। तो बच्चों अगर उसको मैं जेड मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मान लो वाई एक्सिस है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, आई जेड इट विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यही तो है। ठीक है, तो बच्चों आई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाय 2। और देखो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है भाई, एक डायमीटर है, इसके अबाउट अगर आप निकालोगे सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके अबाउट निकालोगे, वैल्यू सेम आएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट्स स्केलर क्वांटिटी। आप इसको सीधा से देखो, आई प्लस आई, सो देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 4। ये बच्चों बात किस किस को समझ आई, आंसर विल बी ए। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक, यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, चलो बच्चों सिमिलरली अब देखो बच्चों, मान लो कि एक है ना, एक रॉड ऑफ लेंथ है कितनी, एम एल स्क्वायर बाय 12। अब मान लो एक शीट दे रखी है, ऐसी बच्चों एक शीट दे रखी है, उसका मास कितना है, मास कितना है। अगर बच्चों मान लो इसको मैं डिवाइड कर दूं पतले पतले मासेस में,
अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये जो शीट है पतले पतले मासेस को मैंने डिवाइड कर दिया है छोटे छोटे मासेस में, ठीक है। अब कौन सा किसका M1 M2 ऐसे ले लिया मैंने। तो बच्चों मुझे ये बताओ, मैं लिख सकता हूँ ना I1 इज इक्वल टू M1 L स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू M2 L स्क्वायर। बिल्कुल मैंने क्या किया, ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब है ना, इसको मैंने पतली पतली रोड में मैंने डिवाइड कर दिया। कर सकता हूँ ऐसे। अगर मान लो मुझे टोटल चाहिए, टोटल इनर्शिया इस प्लेट का या इस रेक्टेंगुलर स्लैब का, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा, M1 L स्क्वायर plus M2 L square and so on. So therefore, I will be equal to M1 plus M2 plus M3 and so on. into में क्या हो जाएगा L square। तो बच्चों टोटल क्या है, टोटल मास है ना, टोटल मास है। So I will be equal to M L square. Wait. Sorry. My mistake. बच्चों M1 square by 12 by 12 क्या कर रहे हो, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और मान के बैठे हो by 12। तो क्या जाएगा M1 square by 12। यानी कि अगर कोई रॉड ऑफ लेंथ है जिसकी मास m है और जिसकी लेंथ l है, और अगर वैसी को प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका टोटल मास m है और उसकी लेंथ क्या है बच्चों l है, तो एक ऐसी एक्सिस जो दिख रही है आपको, अगर जो आपको दिख रही है वाली, अगर इस एक्सिस से पास करें ना बच्चों, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका रोड का सेम ही आएगा, दैट इज ml स्क्वायर बाय 12। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों, ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मान लो मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ एक्सिस। तो बच्चों क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई एक्स वाई। अब बच्चों देखो क्या, अब ये ना रोड क्या होगी, रोड वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इसकी लेंथ बच्चों बी होगी, इस बार क्या होगी बी। सो एम एल स्क्वायर बाय वेट नोट एल स्क्वायर एम बी स्क्वायर बाय 12। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों, ये बात किस किस को समझ आई? भाई देखो, अगर मान लो मैं एक्स वाई के अबाउट निकाल रहा हूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस बार लेंथ कितनी होगी, लेंथ बी लोगे ना, बी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है। नाउ अगर मान लो बच्चों एक ऐसी एक्सिस है बच्चों जो यहां से पास कर रही है, मान लो जेड एक्सिस है, जेड। अगर बच्चा मुझे इसके अबाउट निकालना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, सो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैं लिख सकता हूँ आई जेड विल बी इक्वल टू, एक मिनट, ये अगर एक्स वाई था ना, इसको मान लो मैं पी क्यू मानता हूँ, ये मान लो पी क्यू एक्सिस है, पी क्यू। तो बच्चों ध्यान से देखो, तो आपको नहीं लगता आई जेड किसके बराबर हो जाएगा, आई पी क्यू के प्लस आई एक्स वाई के, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या लगता है आपको, कर सकते हैं ना ऐसा? बिकॉज जो पी क्यू एक्सिस है और जो एक्स वाई एक्सिस है दोनों क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और जेड है वो दोनों के परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाय 12। सो देयरफॉर आई जेड विल बी इक्वल टू एम एल, सॉरी, एम इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 12। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? तो ये वो एक्सिस है बच्चों जो इस रेक्टेंगुलर स्लैब की सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। आप इसको सीधा सीधा याद भी रख सकते हो बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक?
क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? प्रियंका बेटा आपको क्या समझ नहीं आया बताओ? इसको समझ नहीं आया ना, वो पूछा करो ना, फिर आपने तो मैसेज किया हुआ, आप पूछो क्या समझ नहीं आया। पूछो प्रियंका, प्रियंका कुमारी। ओके, रिपीट करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो बच्चों ध्यान से सुना, बिल्कुल सिंपल चीज है। देखो रॉड का याद रखना, रॉड का क्या होता है, एम स्क्वायर बाय 12 होता है। अब हमने क्या किया बच्चों, हमने एक शीट मान ली, हमने एक रेक्टेंगुलर स्लैब मान ली, इसका मास भी एम है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और विड्थ यानी कि ब्रेड्थ कितनी है बच्चों, डी है। तो बच्चों अगर आप एक ऐसी एक्सिस, जैसे मान लो कि एक्सिस क्या है, पी क्यू एक्सिस है, अगर आप इसके अबाउट निकालोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या आएगा बच्चों, वो एम एल स्क्वायर बाय 12 ही आएगा। हमने ऐसे करके देखा ये। अगर बच्चों आप इसको ऐसे ऐसे टुकड़ों में बांट लो, ऐसे आप अगर टुकड़ों में बांट लोगे, ठीक है, और आप अगर एक्स वाई के अबाउट निकालोगे तो वही फॉर्मूला लगेगा, एम 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 एल स्क्वायर बाय 12। लेकिन बच्चों इस बार एल क्या है बच्चों, इस बार एल इसका बी है, इसकी ब्रेड्थ है। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों यहाँ तक? समझ लो, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या किया, हमने इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया और हमने इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, दोनों आपस में है परपेंडिकुलर। अगर बच्चों एक ऐसी एक्सिस मान लो, देखो अभी तक हमने क्या निकाला है, ओके लेट मी शो यू। देखो अभी तक हमने क्या निकाला बच्चों, एक ऐसी एक्सिस जो यहाँ से ऐसे पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है, ऐसे एक ऐसे पास कर रही है, ठीक है। अब बच्चों हम एक ऐसी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं जो बच्चों ऐसे पास कर रही है, ऐसे के अंदर से पास कर रही है, वो क्या हो जाएगी, वो इसके और इसके क्या बच्चों परपेंडिकुलर है ना। So using perpendicular axis theorem, we can write Iz, it will be equal to IPQ plus IXY, that is M L square by 12 plus M B square by 12। तो फाइनली कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, M इंटू, आप जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों यहाँ तक? ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, वरना कुछ ज्यादा हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट है कोई तो। किसी को डाउट नहीं है क्या? क्या बात है, मतलब सबको या तो कुछ ज्यादा ही समझ आ रहा है, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। दोनों में से कौन सा बच्चों? हाँ बोलो, बोलो जल्दी बोलो। समझ आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा कि काफी अच्छी चीज समझ आ रही है। बच्चों ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग होने वाला ना, ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर आफ्टर कवरिंग दैट चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला चैप्टर में, क्योंकि ना बहुत ही डिफरेंट है, ये अमेजिंग है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे पूछ सकते हो, अभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2-3 मिनट हम बात भी करें तो कर सकते हैं। सब क्लियर है?